दोस्तों नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वह है पुलवामा हमले की योजना। यह केवल एक सामान्य हमला नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश थी जिसमें पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद की भूमिका थी। तो आइए विस्तार से देखें कि यह जख्मी करने वाला हमला कैसे किया गया। जैश ए मोहम्मद की रणनीति। कश्मीर पर लक्षित मसूद अजहर, जिसे 1999 में रिहा किया गया था, सन 2000 में उसने पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद की शुरुआत की। उनका मुख्य लक्ष्य कश्मीर को भारत से अलग करना था। शुरुआत में उनके तरीके अलग थे, लेकिन समय के साथ उनकी रणनीतियां बदलने लगीं। बड़ी बदलाव तब आया जब बुरहान वानी ने अपनी नई सशस्त्र रणनीति दिखाई। वह पहले सशस्त्र आतंकवादी थे जो छुपते नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर भारतीय सेना को चैलेंज करते थे, हमले से पहले भी। इसी वजह से बुरहान वानी कश्मीर में बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए और कश्मीर के युवा उनसे प्रभावित होने लगे। यह तरीका जैश ए मोहम्मद को बहुत पसंद आया। उनके मुख्य उद्देश्य में हमेशा कश्मीर के युवा भर्ती करना और प्रशिक्षित करना शामिल है, फिर भारत पर हमले करना। यह संदेश देता है कि कश्मीर का युवा भारत के खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं है। वे हमेशा कहते हैं जैश ए मोहम्मद कश्मीर को भारत से अलग करेगा। स्थानीय समर्थन। जैश ए मोहम्मद का बड्ढा नेटवर्क, जिसे OGW कहा जाता है, कश्मीर में मजबूत जाल बना रहा है। वे कश्मीर के लोग हैं जो सेना के खिलाफ हथियार उठाने की मंशा नहीं रखते, परंतु वे सेना के स्थलों को सुरक्षित रखने, सूचनाएं देने, लॉजिस्टिक्स और आश्रय का प्रबंध करने में मदद करते हैं। सामान्य लोगों की भर्ती आसान है क्योंकि उन्हें शक भी नहीं होता। जब OGW नेटवर्क मजबूत होता है तो हमले करना आसान हो जाता है। आदिल दर कैसे एक सामान्य युवा फिदायीन बन जाता है। आदिल दर, जो पुलवामा हमले की जड़ है, आरंभ में अपनी कट्टरता से शुरू हुआ। वह पथराव में शामिल रहा है, भारतीय सेना द्वारा हिरासत में लिया गया है और उसके पैर में गोली लगी थी। इसके बाद वह और भी ज्यादा कट्टरपंथी हो गया। उसकी पहली मुलाकात तौसीफ से हुई, जिसका भाई भारतीय सेना के हाथों मारा गया था। तौसीफ ने अहम भूमिका निभाई कि वह आदिल और वसीम को समझाए कि भारतीय सेना गलत है। फिर आया मकसदूर खान का नाम, जो दिस्सल में जैश ए मोहम्मद का OGW था, ने ही आदिल को इन्फ्लुएंस करके जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया। पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। मसूद अजहर का खेल इस हमले के पीछे। मसूद अजहर और उसके खास लोग थे जो पाकिस्तान में बैठे थे। उसके भातीजे तलहा रशीद, उस्मान और इब्राहिम अतार के बेटे उस्मान और उमर, जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। ये सब पाकिस्तान से कश्मीर भेजे गए थे। फाइनेंशियल सपोर्ट भी पाकिस्तान से ही आया था। मसूद अजहर ने 2 बैंक अकाउंट्स, एलीट बैंक और मीजन बैंक से 10 लाख डिपॉजिट किए थे, जो हवाला के थ्रू उमर तक पहुंच गए थे। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान का इसमें कितना बड़ा हाथ था। टनल्स के जरिए इन्फिल्ट्रेशन। गुप्त रास्ते। जैश ए मोहम्मद ने लोसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, के नीचे कई सोफिस्टिकेटेड टनल्स बना रखे थे, खासकर कथुआ और संबा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में। ये टनल्स 3 मीटर वाइड और 25 मीटर गहरे थे और इन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। इन टनल्स का इस्तेमाल मिलिटेंट्स कश्मीर में घुसने के लिए करते थे, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। यह जो कथुआ और संभा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है, इस पूरे एरिया के अंदर जैश मोहम्मद ने बहुत ज्यादा टनल बना दिए थे। इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। अटैक की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। हर कदम पर साजिश। पूरे हमले की प्लानिंग बहुत डिटेल्ड थी। आदिल दार को ही इस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए चुना गया। एक 2011 मॉडल की पर्ल ब्लू इको कार JKR3C 1886 खरीदी गई, जिसके लिए RZ 85,000 दिए गए। इस कार में टोटल 200 किलो एक्सप्लोसिव रेडी किया गया, 40 किलो ऑरेंज कंटेनर में और 160 किलो ब्लू कंटेनर में डालकर कार की मिडिल सीट में फिट कर दिया गया। इसमें मिलिट्री ग्रेड RDX और कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स जैसे गैलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल किया गया था। OGWs ने हाईवे की बारीकी से रिकॉनेसेंस की थी। इंटेलिजेंस फेलियर्स और सिक्योरिटी लैप्सेस। वार्निंग्स को नजरअंदाज करना। सबसे चिंता की बात यह है कि इंडियन एजेंसीज को टोटल 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी, जिसमें एक बड़े हमले की वार्निंग थी। इसमें जैश ए मोहम्मद ऑपरेशन और लोकल यूथ द्वारा IED अटैक की पॉसिबिलिटी भी शामिल थी। उस समय के जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर सत्यापाल मलिक ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि उन्होंने गवर्नमेंट को CRPF जवानों को एयरलिफ्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। सत्यापाल मलिक ने वहां पर बात फांसा दी कि नहीं, मैंने तो कहा था वहां पर एयरलिफ्ट कराओ पुलिस को।
एक और बड़ी गलती यह थी कि कॉन्वॉय के साथ लोकल ट्रैफिक भी चल रहा था। पहले यह रूल था कि कॉन्वॉय चलते वक्त लोकल ट्रैफिक अलाउड नहीं होता था सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन 2003 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने बहुत ओपोज किया कि कॉन्वॉय के चक्कर में पूरी रोड का ट्रैफिक सफर करता है, तो उसी टाइम पे यह रूल हटा दिया गया। इसीलिए लोकल ट्रैफिक भी कन्वॉय की बसेस के आसपास चल रहा था, क्योंकि सोल्जर्स की जान से ज्यादा बड़ी चीज उस समय यह थी कि लोग लेट ना हो जाए। द अटैक और उसके बाद एक खूनखर सच 14 फरवरी 2019 को लेथपोरा, पंपोरे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में NH-44 पर 272.2 माइलस्टोन के पास वो खूनखर हमला हुआ। ASI मोहनलाल ने आदिल दर की कर को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और बस के टुकड़े और सोल्जर्स के बॉडी पार्ट्स 500 से 600 मीटर दूर तक जाके गिरे। इस हमले में 29 CRPF के जवान और एक ASI मोहनलाल जो पीछा कर रहे थे, टोटल 40 सोल्जर्स शहीद हो गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। इन्वेस्टिगेशन और पाकिस्तान की पोल खोली। सबूतों ने सब कुछ बता दिया। अटैक के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। CFSL की टीम को कार का क्रैंक शाफ्ट मिला, जिससे कार की ओनरशिप हिस्ट्री ट्रेस की गई। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब सर्टिन की टीम ने उमर के मोबाइल फोन डेटा को एनालाइज किया। उन्होंने कई दिनों तक मेहनत करके फोन की एक एक डिटेल निकाली और उनके हाथ में बहुत बड़ा जैकपॉट लगा। सर्टिन की टीम को ऐसे करके 2014 से लेकर अब तक का 100 गीगाबाइट से ज्यादा डेटा मिला, जिसमें इन पुलवामा की प्लानिंग से रिलेटेड 16 घंटे के वॉइस नोट्स, टेक्स्ट मैसेजेस जो रेकी हुई थी, लोकेशन की उसके वीडियोज, सब कुछ मिल गया। NIA को एक वॉइस सैंपल मिला और उन्हें लगा कि ये पाकिस्तान का रौफ असगर, मसूद अजहर का भाई है। NIA ने इस वॉइस सैंपल को ओपन सोर्स में अवेलेबल रौफ चाचा के वॉइस सैंपल से मैच किया, तो वो एग्जैक्ट मैच हो गया। ये पाकिस्तान के इन्वॉल्व होने का एक बहुत बड़ा सबूत बना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान OGW नेटवर्क और बाकी कोलैबोरेटर्स को पकड़ा गया, जिसमें शकीर बशीर, इंशा तारिक, पीर तारिक शाह, वियाज उल इस्लाम जैसे लोग शामिल थे। शकीर बशीर से जब मोबाइल के अंदर से इंशा और उमर की इंटीमेट फोटो दिखाई गई, तो वो शॉक्ड हो गया और उसने सारी चीजें उगल दी। तो दोस्तों, ये थी पुलवामा अटैक की पूरी कहानी, उसकी प्लानिंग से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक। इस घटना ने हमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल्स की अहमियत समझाई और यह भी दिखाया कि कैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स ने इस साजिश को उजागर करने में मदद की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।